In pediatrics, let's discuss the diarrhea. So डायरिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है अंडर 5 मोर्टैलिटी का. इसके कॉमन डेफिनेशंस अगर हम देखें तो तीन टाइप्स के डायरिया होते हैं. एक एक्यूट डायरिया होता है, दूसरा परसिस्टेंट डायरिया एंड तीसरा क्रोनिक डायरिया जो कि रेयर होता है. एक्यूट डायरिया का ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 7 days का होता है एंड इसकी इटियोलॉजी इन्फेक्शन होती है. परसिस्टेंट डायरिया का ड्यूरेशन ग्रेटर देन 14 days होता है एंड इसकी इटियोलॉजी अगेन इन्फेक्शन होती है. क्रोनिक डायरिया का जो ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन 14 days होता है लेकिन इसकी इटियोलॉजी नॉन इन्फेक्शस होती है एंड ये ऑफन एसोसिएटेड होता है मैल एब्जॉर्प्शन से. देन एक्यूट डायरिया के बारे में देखते हैं. तो एक्यूट डायरिया में लूज स्टूल्स हो जाते हैं या फिर चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स हो जाती है एंड नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाती है वाटरी स्टूल में. एंड स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 3 per day हो जाती है. देन कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो वायरल होते हैं. वायरल ग्रेटर दैन बैक्टीरियल इसका कॉज होता है एंड ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो वायरल कॉज होता है वो होता है रोटा वायरस. जबकि दूसरे वायरसेस इसके अलावा जो एसोसिएटेड होता है वो होता है एक तो नॉर्वॉक वायरस है, दूसरा एडिनो वायरस, तीसरा एस्ट्रो वायरस एंड फोर्थ कैल्सी वायरस. देन ओवरऑल मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज जो होता है डायरिया का वो होता है ई कोलाई. जबकि दूसरे बैक्टीरिया जो एसोसिएटेड हो सकते हैं चिल्ड्रन में कॉज कर सकते हैं डायरिया वो होते हैं सैल्मोनेला, दूसरा शिगेला एंड थर्ड कैम्पिलोबैक्टर. तो कैम्पिलोबैक्टर होता है थर्ड. देन पैरासाइट इंड्यूस्ड डायरिया होता है. तो ये जो है इस टाइप का डायरिया प्री डिस्पोज होता है ऐसे चिल्ड्रन में जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट होता है. एंड मोस्ट कॉमन पैरासिटिक कॉज जो होता है वो कौन सा होता है, जायडिया की वजह से होता है. देन अदर पैरासाइट्स जो इन्वॉल्व होते हैं पैरासिटिक इंड्यूस्ड डायरिया में वो होता है फर्स्ट एंटामीबा एंड सेकेंड क्रिप्टोस्पोरिडियम. क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है मोस्ट कॉमन पैरासिटिक डायरिया होता है HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन में. नेक्स्ट डिसेंट्री के बारे में देखते हैं. तो डिसेंट्री में लूज स्टूल्स रहते हैं प्लस ब्लड भी आता है स्टूल्स में और ये ऑलमोस्ट हमेशा बैक्टीरियल ही रहता है. एंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसोसिएशन जो डिसेंट्री के साथ होता है वो किसका होता है, शिगेला फ्लेक्सनेरी का. एंड अगर चाइल्ड को सिर्फ डायरिया है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो रोटा वायरस होता है डायरिया के लिए. लेकिन अगर डायरिया है और साथ में डिसेंट्री भी है तो डिसेंट्री बैक्टीरिया के कारण हुआ है इसीलिए एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करना ज़रूरी होता है. नाउ नेक्स्ट डिहाइड्रेशन के बारे में देखते हैं. तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है चाइल्ड को डिहाइड्रेशन के लिए असेस करना डायरिया के ट्रीटमेंट में. तो डिहाइड्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एक तो नो डिहाइड्रेशन होगा, सेकंड सम डिहाइड्रेशन एंड थर्ड सीवियर डिहाइड्रेशन. सम डिहाइड्रेशन किसको बोलेंगे, जब चाइल्ड लूज़ कर रहा है 50 to 100 ml पर kg ऑफ फ्लूइड लॉस अगर होगा तब. एंड अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड लॉस होता है ग्रेटर देन 100 ml पर kg. देन इसको चेक कैसे करते हैं, एक तो ये है कि साइन दिखता है. नो डिहाइड्रेशन में चाइल्ड एक्टिव और अलर्ट दिखता है. सम डिहाइड्रेशन में चाइल्ड थर्स्टी होता है एंड स्लाइटली इरिटेबल होता है, इरिटेट होने लगता है. देन सिवियर डिहाइड्रेशन में चाइल्ड लिथार्जिक हो जाता है. देन इसके लिए एक टेस्ट होता है स्किन पिंच टेस्ट. स्किन टर्गर ओवर एब्डोमेन इसमें देखा जाता है. तो नो डिहाइड्रेशन में ये फास्ट आता है और लेस देन 1 सेकेंड बोल सकता है. सम डिहाइड्रेशन में ये स्लो आता है और लेस देन 2 सेकेंड आता है. एंड सिवियर डिहाइड्रेशन में ये वेरी स्लो आता है यानी कि ग्रेटर देन 2 सेकेंड आता है. नाउ प्लान ऑफ मैनेजमेंट कैसे होता है, नो डिहाइड्रेशन के केस में प्लान ए करते हैं हम. तो रिप्लेसमेंट करते हैं ऑनगोइंग लॉस का ORS से. एंड उसके बाद लेस देन 6 months का अगर चाइल्ड है तो 50 ml ऑफ ORS देते हैं या फिर 1/4 ऑफ ग्लास बोल सकते हैं हर लूज स्टूल के लिए. देन 6 months to 2 years का अगर चाइल्ड है तो 50 to 100 ml ऑफ ORS देते हैं या तो फिर 1/4 to half ऑफ ग्लास फॉर हेवरी लूज स्टूल देते हैं. देन अगर ग्रेटर टू देन 2 years का चाइल्ड है तो फिर 200 ml ऑफ ORS देते हैं या फिर 1 ग्लास देते हैं हर लूज स्टूल के लिए. देन अगर सम डिहाइड्रेशन है तो फिर प्लान बी किया जाता है. तो प्लान बी में क्या होता है, रिहाइड्रेशन करते हैं फर्स्ट तो ORS से करते हैं एट द 75 ml पर kg, ऐसा 4 घंटे तक के लिए करते हैं. देन सेकेंड रिप्लेसमेंट करते हैं ऑनगोइंग लॉस का ORS से और वो चीज़ सेम होगा, सिमिलर टू प्लान ए होगा.
वही लेस देन 6 मंथ्स to 2 years जो हमने ये देखा था वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। देन थर्ड, मेंटेनेंस करेंगे या फिर डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। देन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो है ये हॉलीडे सेगार फार्मूला से कैलकुलेट होती है 24 आवर्स के लिए। तो 0 to 10 kg का जो चाइल्ड है उसमें 100 ml पर kg दिया जाता है। 10 to 20 kg के लिए 1000 ml प्लस 50 ml पर kg की ज़रूरत होती है फॉर एवरी kg अबव द 10 kg। 10 kg से जितना भी ज़्यादा है उसके लिए 50 ml पर kg लगेगा। देन अगर ग्रेटर देन 20 kg का चाइल्ड है तो 1500 ml देना है 20 kg के लिए, प्लस 20 ml पर kg लगेगा फॉर हर kg के लिए अबव द 20 kg, है ना। तो एग्जांपल है प्लान बी का फॉर 22 kg चाइल्ड, तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1500 ml होगी 20 kg के लिए, प्लस 2 kg और है तो 20 ml पर kg के लिए, 20 इंटू 2 40 हो गया, तो 1500 प्लस 40 दैट इज़ 1540 ml। नाउ प्लान सी एक होता है, तो प्लान सी जो है सिवियर डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। प्लान सी क्या होता है? इसमें फर्स्ट डिहाइड्रेशन किया जाता है आईवी फ्लूइड से क्योंकि चाइल्ड लेथार्जिक है, एंड आरएल ग्रेटर देन एनएस होता है, एंड 100 ml पर kg ऑफ फ्लूइड दिया जाता है। इसमें 30 ml पर kg प्लस 70 ml पर kg दिया जाता है कुछ ड्यूरेशन में, अलग अलग ड्यूरेशन में। तो क्या क्या ड्यूरेशन में दिया जाता है? अगर लेस देन 1 ईयर का चाइल्ड है तो 30 ml पर kg हम देंगे 1 आवर के लिए, देन 70 ml पर kg देंगे नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए, टोटल 6 आवर्स तक का ट्रीटमेंट चलेगा। देन ग्रेटर देन 1 ईयर का अगर चाइल्ड है तो 30 ml पर kg देंगे हाफ एन आवर के लिए, एंड उसके बाद 70 ml पर kg देंगे नेक्स्ट 2.5 आवर्स के लिए, तो टोटल 3 आवर्स का ट्रीटमेंट। नाउ सेकेंड, रिप्लेसमेंट करते हैं ऑनगोइंग लॉस का, वैसे ही जैसे हमने प्लान ए में देखा था। देन थर्ड, डेली फ्लूइड का मेंटेनेंस करते हैं। नाउ फ्लूइड्स जो है वो कॉर्नर स्टोन होता है ट्रीटमेंट के, और या तो ओरली दिया जाता है या तो आईवी दिया जाता है। एंड जिंक भी रेकमेंड किया जाता है ट्रीटमेंट में। ये क्यों रेकमेंड किया जाता है? क्योंकि स्टूल की सीवियरिटी कम करता है एंड फ्यूचर रिकरेंस को भी डिक्रीज़ करता है। इसका डोज क्या होता है? लेस देन 6 मंथ्स के चाइल्ड में 10 mg पर डे दिया जाता है, जबकि ग्रेटर देन 6 मंथ्स में 20 mg पर डे दिया जाता है। ड्यूरेशन कैसा होता है इसका? 14 डेज तक दिया जाता है जिंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, किसी भी एज के चाइल्ड में। नाउ एंटी मोटिलिटी एजेंट्स का कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि लोपेरामाइड का कोई रोल नहीं होता है। नाउ एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स जो होते हैं वो भी रेकमेंड नहीं किए जाते हैं, जैसे कि रैकेसो, डोट्रिल, ये सब रेकमेंड नहीं किया जाता है। प्रोबायोटिक्स की कोई गाइडलाइंस नहीं है। नाउ ORS का के बारे में देखते हैं, तो WHO रेकमेंड करता है लो ऑस्मोलैरिटी ORS को। टोटल ऑस्मोलैरिटी जो होती है WHO के ORS की जो रेकमेंड करता है उसकी 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है उसकी ऑस्मोलिटी। एंड कंपोजिशन क्या होता है? सोडियम का 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा, ग्लूकोज का अगेन 75, पोटेशियम का 20 होगा, क्लोराइड का 65 मिली ऑस्मोल, देन सिट्रेट का 10 होगा। देन ग्लूकोज एंड सोडियम 1:1 रेशियो में रखा जाता है, क्योंकि SGLT1 जो को ट्रांसपोर्टर होता है, मतलब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, वो इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करता है एक ग्लूकोज को और एक सोडियम मॉलिक्यूल को। सो इसको इक्वल रेशियो में रखा जाता है। इंडिकेशंस क्या होते हैं अब एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के? डायरिया में अगर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट करना है तो उसके क्या इंडिकेशंस होंगे? फर्स्ट, डिसेंट्री होगा, तो डिसेंट्री में सेफिटिक्सिम दिया जाता है जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, एंड अदर यूजफुल मेडिकेशंस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन आएगा एंड एजिथ्रोमाइसिन आएगा। देन सेकेंड, सिवियर माल न्यूट्रिशन में क्या दिया जाता है? एम्पिसिलिन दिया जाता है एंड जेंटामाइसिन दिया जाता है। और थर्ड, कोलेरा है तो उस कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। देन फोर्थ है JRDS या अमीबियासिस, तो उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। नाउ परसिस्टेंट डायरिया इन चिल्ड्रन देखते हैं, तो ये एक्यूट डायरिया की तरह स्टार्ट होता है बट ये परसिस्ट करता है ग्रेटर दैन 14 डेज तक, एंड ये इन्फेक्शन के कारण होता है। ये ऐसे चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है जिनकी फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? एक तो एज लेस देन 1 ईयर है, यानी 6 मंथ टू 1 ईयर का चाइल्ड है, तो उसमें इमेच्योर GIT होता है एंड इम्यून सिस्टम होता है, जिससे कि इन्फेक्शन को वो ओवरकम नहीं कर पाता है, इसलिए इन्फेक्शन जो है 14 डेज से ज़्यादा परसिस्ट कर जाता है। देन सेकेंड, लो बर्थ वेट अगर बेबी है, या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है, या मैलनरिश्ड बेबी है, तो उसके कारण हो सकता है, क्योंकि डिलेड म्यूकोसल हीलिंग होती है उसमें, इसलिए वो प्रोलॉन्ग डायरिया कॉज करता है। देन थर्ड, कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट हैं चाइल्ड में तो
वो प्रीडिस्पोज हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट एंटेरो एथेरियन ई कोलाई, सेकेंड एंटेरो एग्रीगेटरी ई कोलाई, थर्ड सैल्मोनेला एंड फोर्थ शिगिला। देन फोर्थ लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है, साथ में कॉन्सिक्वेंस भी होता है पर्सिस्टेंट डायरिया का। देन फिफ्थ CMPA यानी कि काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी अगर है तो बीटा ग्लोबुलेंस या केसिन की वजह से वो प्रीडिस्पोज्ड हो जाता है डायरिया के लिए। देन कॉन्सिक्वेंसेस है डायरिया के, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।